हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर जो हुआ था 8 जुलाई 2025 को। मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि मैं ये इसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ मैं लेबर लॉ वाला पार्ट करवाऊंगी, पूरा पेपर नहीं करवाऊंगी। तो डायरेक्ट लेबर लॉ वाले पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। According to Section 17A of the Employee Compensation Act, what is an employer required to do immediately upon the employment of an employee? ये कह रहा है कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के सेक्शन 17A के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए। देखो सेक्शन 17A क्या कहता है, जब भी कोई न्यू ज्वाइनिंग होती है कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है कि वो एम्प्लॉय को उसके कंपनसेशन के राइट के बारे में इन्फॉर्म करे। ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है। लाइक मान लो एक लड़का है राजू, ठीक है। राजू की जॉब लग गई और वो हेल्पर है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन कंपनी ने उसे नहीं बताया कि अगर तेरा एक्सीडेंट होता है तो तेरे को कंपनसेशन मिल जाएगा, तो ये गलत है। तो सेक्शन 17A यही बताता है कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉय को उसके राइट्स कंपनसेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्म कर दे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर द चाइल्ड एंड एडोलसेंट एक्ट, एडोलसेंट मीन्स ए पर्सन। एडोलसेंट पर्सन कौन होता है? तो एडोलसेंट पर्सन वो होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग 14 ईयर ऑफ एज, ठीक है, वो कहलाता है आपका एडोलसेंट। आपको मुझे कमेंट करना है कि चाइल्ड और एडल्ट की एज कितनी कितनी बताई गई है, इससे आपका ही रिवीजन होगा और आपको रिकॉल भी रहेगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हु अपॉइंट एनी पर्सन टू बी ए चीफ इंस्पेक्टर in addition to power confirmed as a chief inspector under factory act, exercise the power of an inspector throughout the state। तो ये कह रहा है फैक्ट्री एक्ट में जो चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, ठीक है। देखो फैक्ट्री एक्ट में आप एक चीज याद रखना, फैक्ट्री एक्ट में जितने भी काम किए गए मोस्टली वो किए गए स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो इसका आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। As per Minimum Wage Act, employee mean any person who is employed for hire or reward to do dash work। मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय कौन होता है, मतलब क्या मतलब होता है? तो उसका होता है हायर्ड और अनस्किल्ड, ठीक है। ये कहलाएगा आपका एम्प्लॉय मीन्स जो हायर्ड और अनस्किल्ड है और जो काम कर रहा है हायर और रिवॉर्ड के लिए, मतलब सैलरी के लिए, ठीक है। चलो एज पर मिनिमम वेज एक्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, 4 या 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 5। चलो, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन प्रोवाइडेड अंडर वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, व्हाट डज द टर्म ट्रिब्यूनल रेफर इन रिलेशन टू वर्किंग जर्नलिस्ट। अब ये क्या कह रहा है कि इसमें ट्रिब्यूनल का मीनिंग क्या होता है। जो हमारा एक्ट होता है वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर, ये वाला जो एक्ट है ये किन लोगों के लिए होता है? ये उन लोगों के लिए होता है जो न्यूज़पेपर एजेंसी में काम करते हैं। तो देखो इसमें जो ट्रिब्यूनल का मीनिंग होता है ना, देखो अगर मामला वर्किंग जर्नलिस्ट का है, जैसे आपका हो गया रिपोर्टर, ठीक है, रिपोर्टर हो गया, है ना, सब एडिटर हो गया, सब एडिटर हो गया। अगर उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, उससे कोई रिलेटेड मामला है, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है? उसके लिए ट्रिब्यूनल किस सेक्शन में आएगा? वो आएगा अंडर सेक्शन 13AA के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन यानी कि वर्किंग जर्नलिस्ट के मैटर कहाँ सुने जाएंगे? ट्रिब्यूनल में सुने जाएंगे। कौन से सेक्शन के अंडर? 13AA के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर नॉन जर्नलिस्ट एम्प्लॉय है, नॉन जर्नलिस्ट एम्प्लॉय मान लो आप, जैसे मान लो न्यूज़पेपर एजेंसी में आपका क्लैरिकल स्टाफ हो गया, क्लैरिकल स्टाफ हो गया, ठीक है, क्लैरिकल स्टाफ, आपका पियोन हो गया, अकाउंटेंट हो गया, मतलब जो मतलब एडिटर नहीं है, ठीक है। तो उनका जो मैटर होगा वो कहाँ जाएगा? वो भी ट्रिब्यूनल में ही जाएगा, लेकिन किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13AA। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है,
ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, व्हाट इज द टाइम फ्रेम विद एन एम्प्लॉयर मस्ट फाइल एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर अंडर द BOCW, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर। ये कह रहा है कि अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर के अगेंस्ट अपील करनी है, ठीक है, तो एम्प्लॉयर कितने टाइम में कर सकता है? तो वो कर सकता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड, जब ऑर्डर कम्युनिकेटेड हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of the minimum wage act, any minimum rate of wage fixed by the appropriate government is respect to scheduled employment may constitute which of the following। देखो सेक्शन 4 क्या 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 कहता है मिनिमम वेज का। सेक्शन 4 साफ साफ बताता है कि मिनिमम वेज को फिक्स करते टाइम गवर्नमेंट किस स्ट्रक्चर को अपनाती है। ठीक है, एक तो बेसिक रेट ऑफ वेज लेती है, वो बेसिक रेट ऑफ वेज तो लेगी। ठीक है, यानी कि मजदूरों की मूल मजदूरी मतलब बेसिक अमाउंट। दूसरा वो लेती है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। क्या लेती है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स लेती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स लाइक आपका डे अर्निंग्स अलाउंस कितना देंगे। ठीक है, और ये किस लिए करती है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स? क्यों देखा जाता है कितना लेंगे कितना नहीं लेंगे, क्यों देखा जाता है? ये जो हमारा महंगाई होता है ना, महंगाई के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स देखा जाता है कि ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, बेसिक रेट ऑफ वेजेस विद और विदाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये डिपेंड करता है शहरों के ऊपर कि कौन से शहर में पोस्टिंग हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस डिसाइड होता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 2 देखो, सरप्लस, बेसिक वेज में सरप्लस का कोई मीनिंग नहीं है तो इसलिए गलत है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है, बेसिक पे विद परमिशेबल डिडक्शन, डिडक्शन वेज का हिस्सा नहीं होते इसलिए वेजेस में से काट, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ग्रेड पे विद हाउसिंग अलाउंसेस, ग्रेड पे और हाउसिंग HRA का कोई जिक्र मिनिमम वेज में है ही नहीं तो इसलिए ये भी गलत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, अंडर द लेबर लॉ एग्जम्पशन from furnishing return and maintaining register by certain establishment act, the term establishment include among other factory, workshop or any place where employee are employed, work is given out to worker in any schedule which the applies। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है लेबर लॉ एग्जम्पशन फॉर फर्निशिंग रिटर्न और मेंटेनिंग रजिस्टर बाय सर्टेन एक्ट में एस्टेब्लिशमेंट शब्द में फैक्ट्री, वर्कशॉप या कोई ऐसा स्थान शामिल है जो जहाँ एम्प्लॉय काम करता हो या पैसे शेड्यूल में दिए जाते हो। तो वो कौन सा है? तो वो किस में आता है? वो आता है मिनिमम वेज एक्ट में। ठीक है, देखो इसमें मैं आपको कुछ बताती हूँ। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है कि कुछ एस्टेब्लिशमेंट को रिटर्न फर्निश और रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं। ठीक है, तो इस एक्ट के अनुसार एस्टेब्लिशमेंट का अर्थ क्या है? कोई फैक्ट्री, ये इसका मीनिंग है। वर्कशॉप ये है जहाँ पर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा हो, ये भी है। यहाँ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट हो, ये भी हो। और जहाँ पर मिनिमम वेज अप्लाई होता हो। तो इसलिए आई होप आपको अब ये क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अंडर सेक्शन 42 of the building and other construction worker, state government appointed gazetted officer to the dash inspection of building and construction। देखो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर में सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट एक गजेस्टेड ऑफिसर को अपॉइंट करती है। उसका डेजिग्नेशन क्या होता है ये पूछा गया है। डायरेक्टर का होता है, इंस्पेक्टर का होता है, एरिया मैनेजर, चीफ इंस्पेक्टर। यहाँ पे स्टेट की बात की गई है तो इसलिए इसका आंसर होगा चीफ इंस्पेक्टर। अगर यहाँ पे सेंट्रल की बात की जाती तो इसका आंसर होता है आपका डायरेक्टर। ठीक है, आई होप आप ये दोनों पॉइंट ध्यान रखोगे। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आज इसका डिसिप्लिन मतलब 20 क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर इसके टोटल 100 क्वेश्चन है, तो इसके मैं पार्ट्स में आपको पूरा ये करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? What shall be impact of employing contract labor from a non-licensed contractor as per section 54 of the Occupational Safety, Health and Working Code 2020? देखो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ और वर्किंग कंडीशन 2020 के सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग किसी नॉन लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से अगर कॉन्ट्रैक्टर लेबर को एम्प्लॉय किया जा रहा है, ठीक है, तो उसका कानूनी इम्पैक्ट क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट इलीगल होगा या सच एम्प्लॉयमेंट शैल बी डीम इन कंट्रावेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। देखो, सेक्शन 54 क्या कहता है? ओशो का, मतलब इसे मैं ओशो बोल रही हूँ, ठीक है, ऑक्यूपेशनल। देखो, सेक्शन 54 कहता है यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर विदाउट लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय करता है, तो ऐसा एम्प्लॉयमेंट अपने आप इलीगल घोषित नहीं किया जा सकता, बल्कि उसने कोड के प्रोविजन का उल्लंघन किया है, ठीक है, और यही कानूनी मान्यता है कि नियमों का पालन नहीं हुआ है तो ये कॉन्ट्रवेंशन है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? एज पर द लेबर लॉ एग्जम्पशन furnishing, return and maintaining register by certain establishment act 1988, if a schedule act does not define the term employer, who can be considered the employer? तो ये कहता है कि लेबर लॉ एग्जम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग रिटर्न मेंटेनिंग वाला जो एक्ट है, उसमें यदि कोई शेड्यूल एक्ट में कोई भी शेड्यूल एक्ट है वहां पे एम्प्लॉयर डिफाइन नहीं है, तो एम्प्लॉयर किसको बोलेंगे? ठीक है, तो इसमें एम्प्लॉयर उसको बोलेंगे द पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया? एक्सप्लेनेशन देती हूँ। चलो देखो, इस एक्ट का मेन पर्पस क्या होता है? इस वाले एक्ट का एग्जम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग, इतना बड़ा नाम है, इसका मेन पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उनको रिटर्न और रजिस्टर से जुड़े कुछ कंप्लाइंसेस में एग्जम्पशन देना। ठीक है, इसका ये पर्पस होता है। तो ये एक्ट ये भी क्लियर करता है कि अगर कोई शेड्यूल एक्ट एम्प्लॉय की डेफिनेशन नहीं दे रहा, ठीक है, एम्प्लॉय की डेफिनेशन नहीं दे रहा, तो उस एक्ट के उद्देश्य के लिए वही व्यक्ति एम्प्लॉयर माना जाएगा जिसने रिटर्न फर्निश करने की जिम्मेदारी ली है। मतलब जो रिटर्न्स वगैरह फिल करेगा, यानी कि सारे कंप्लायंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो वही एम्प्लॉयर माना जाएगा। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? When did the duty of employer to maintain, register and document become effective according to equal remuneration? इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के अनुसार एम्प्लॉयर की रजिस्टर और डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की ड्यूटी कब इफेक्टिव हुई? कब हुई? जब से एक्ट स्टार्ट हुआ, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एज पर द प्रेम्बल ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी का प्रेम्बल है, वो क्या कहता है? ये किस पे अप्लाई होना चाहिए? तो वो कहता है ये एवरी फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट और रेलवे कंपनी, सब पर अप्लाई होना चाहिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अंडर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 कंप्लीटेड ईयर, सोशल सिक्योरिटी कोड के अकॉर्डिंग कंप्लीटेड ईयर कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है कंटिन्यूअस सर्विस। अगर आपने 12 मंथ तक काम किया है तो वो आपका कंटिन्यूअस सर्विस माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। What is the minimum day of work required to be done in an accounting year eligible for bonus under the wages of code? wages of code के अंडर बोनस लेने के लिए कौन एलिजिबल माना जाएगा? तो वो माना जाता है जिसने 30 दिन अकाउंटिंग ईयर में काम किया है। 30 days ऑफ वर्क इन एन अकाउंटिंग ईयर, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 16, एज पर सेक्शन
10 of the Payment of Wages Act, what is the maximum amount that can be deduct employee wages from damage or loss? देखो पेमेंट ऑफ वेज के सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग अगर कोई एम्प्लॉय से कोई लॉस हो गया या डैमेज हो गया तो कितना अमाउंट रिकवर किया जा सकता है, मतलब कितना अमाउंट उसके सैलरी में से डिडक्ट किया जा सकता है, तो वो किया जाएगा द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डैमेज लॉस कॉज टू द एम्प्लॉयर। जितना लॉस हुआ है, जितना लॉस हुआ है ना उतना ही अमाउंट रिकवर करना है, ठीक है। और आपको मुझे ये बताना है कि अमाउंट जो रिकवर किया जाता है वन टाइम बेसिस पे किया जाता है या इंस्टॉलमेंट पे किया जाता है और कितने टाइम पीरियड पे किया जाता है, और नहीं पता हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस लॉ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970? निम्न में से किस केस में कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन और एबोलिशन एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करता है? तो ये बात करता है ग्यामन इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये वाला केस। अब देखो इस केस का बैकग्राउंड मैं आपको बता देती हूँ। जो थी ना ग्यामन इंडिया लिमिटेड कंपनी क्या थी, ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। तो इन्होंने बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एम्प्लॉयर पे बहुत ज्यादा बर्डन डालता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एम्प्लॉयर पे बहुत ज्यादा बर्डन डालता है, और गवर्नमेंट को कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबॉलिश करने की बहुत पावर देता है। तो इसलिए और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेंज किया गया था। तो कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट ने कहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है ना वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और ये एक लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन है और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है और वो स्टेट का राइट है। इसमें कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 14 एंड 19(1)(g). क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन? तो ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइटेशन का क्या अर्थ है। तो इसमें ये देखो, इसका अर्थ है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगार अदर सिमिलर फोर्स ऑफ लेबर आर प्रोवाइडेड। एक कौन से सेक्शन में आता है आर्टिकल, मतलब कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आता है 23 एंड 24 में आता है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, मतलब मानव तस्करी, और बेगार बिना मजदूरी के जबरन काम करवाना। तो ये सभी एक अन्य प्रकार का फोर्स लेबर है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एज पर सेक्शन 7 ऑफ द मिनिमम वेज एक्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड? देखो कह रहा है मिनिमम वेज का सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग एडवाइजरी बोर्ड का फंक्शन क्या है। एडवाइजरी बोर्ड का फंक्शन नाम में ही पता चल रहा है, एडवाइस देना। तो एडवाइस द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन मैटर ऑफ रिवाइजिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। जब भी गवर्नमेंट मिनिमम वेज रिवाइज करती है तो वो एडवाइजरी बोर्ड क्या करता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, ठीक है। अब आपको मुझे ये बताना है कि वो जो एडवाइस करता है वो बाइंडिंग होती है नॉन बाइंडिंग होती है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अंडर सेक्शन 31 what does affect an agreement or standing order if provide less favorable benefit than those specified in the contract regulation act? ये कह रहा है कि सेक्शन 3 सब क्लोज 1 के अकॉर्डिंग यदि कोई एग्रीमेंट या स्टैंडिंग ऑर्डर, कोई भी एग्रीमेंट है कंपनी का या स्टैंडिंग ऑर्डर है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में दिए गए लाभों की तुलना में कम लाभ प्रभाव करता है, तो क्या प्रभाव होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा। मतलब कि एक कंपनी है, वहां पे उसके ऑलरेडी अपने एग्रीमेंट है और स्टैंडिंग ऑर्डर है और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट लगाना है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में जो बेनिफिट दिए गए ना उनसे कम बेनिफिट देता है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। डेफिनेटली जो इसका आंसर होगा बेनिफिट प्रोवाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट टेक प्रेसिडेंस। कम प्रॉफिट दे रहा है ना उनकी कंपनी का, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब ये मैंने आपको, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, हु साइन द सर्टिफिकेट आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड whether an excavation is mine under section 82 of the माइन एक्ट। देखो माइन एक्ट का एक सेक्शन होता है 82, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती, ये डिसीजन लेती है कि कौन सा एग्जीक्यूशन मतलब कौन सी खुदाई
माइन है या नहीं। तो उसके बाद जारी एक सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। तो उस सर्टिफिकेट पे साइन कौन करता है, ठीक है। तो उस सर्टिफिकेट पे साइन करता है सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। देखो अब सेक्शन 82 क्या कहता है, सेक्शन 82 कहता है कि एक्सकवेशन, इसका मतलब सेक्शन 82 का मेन पर्पस क्या है, कोई भी एक्सकवेशन माइन एक्ट के अंतर्गत माइन मानी जाएगी या नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। उस पे एक सर्टिफिकेट उसके और उसके डिसीजन के बाद एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, और उस सर्टिफिकेट को कौन साइन करता है, सेक्रेटरी टू द जनरल गवर्नमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मिनिमम imprisonment term an employer can face for failing to pay maternity benefit to a woman entitled under the maternity benefit act। देखो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एंटाइटल्ड वुमेन मतलब वो उसकी हकदार है मैटरनिटी बेनिफिट की, ठीक है, उसको मैटरनिटी बेनिफिट का भुगतान नहीं करता, तो उसे मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है, मिनिमम कितनी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट पूछा है तो वो होती है आपकी 3 मंथ, ठीक है। और ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 मंथ से लेके 3 मंथ टू ये 1 ईयर तक जा सकती है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, under the Plantation Act 1951, within what time frame must an application for compensation be made following the collapse of the house to the commissioner। चलो ये क्वेश्चन समझते हैं। देखो प्लांटेशन एक्ट होता है, ठीक है। प्लांटेशन एक्ट में अगर किसी का हाउस, ठीक है, प्लांटेशन एक्ट में किसी का हाउस अगर कोलैप्स हो जाता है, कोलैप्स मतलब ढह जाता है, ठीक है, ठीक है, कोलैप्स हो जाता है, तो कंपनसेशन के लिए कमिश्नर के पास एप्लीकेशन कितने टाइम में देनी है, ठीक है। ये वाला ये क्वेश्चन ये कह रहा है। अब ये देखो प्लांटेशन एक्ट में क्या होता है कि प्लांटेशन जो वर्कर होते हैं ना, प्लांटेशन वर्कर जो होते हैं उनके वेलफेयर और सेफ्टी से कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। एक्ट के अकॉर्डिंग यदि प्लांटेशन में कोई घर बना हुआ है, ठीक है, प्लांटेशन के अंदर ही बना हुआ है ना। देखो मान लो जैसे ये प्लांटेशन है आपका, इसमें कोई घर बना हुआ है और ये ढह गया, ठीक है, तो इसमें जो वर्कर रह रहा होगा वो वहां का उसके कंपनसेशन का हकदार होता है, तो वो कमिश्नर के पास उसे जाना होता है। तो वो कितने टाइम में जाना होता है, वो जाना होता है आपका 6 मंथ, ठीक है। देखो जो ये 6 मंथ है ना, अगर इसमें वो अपना एप्लीकेशन नहीं देता, कमिश्नर को एप्लीकेशन नहीं देता, तो क्या होगा, उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अंडर द लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी व्हाट डज कंपनसेशन रेफर टू। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में कंपनसेशन किसको रेफर करता है, देखो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में क्या है ना, अलग अलग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी में अलग अलग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है, तो उनको चैप्टर्स में बांटा गया है। इस कोड के अकॉर्डिंग कंपनसेशन का अर्थ क्या है, कंपनसेशन शब्द का अर्थ है वो कंपनसेशन जो चैप्टर 7 में आता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसमें ये क्या कवर करता है, देखो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट चैप्टर 7 में आता है, और ये क्या क्या कवर करता है ये भी आप सुन लो। ये आपका कवर करता है एम्प्लॉयमेंट, ये मेरे पेन में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो इसलिए गलत लिखा जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी कवर करता है, ऑक्यूपेशनल डिसीज कवर करता है, और इसी के लिए कंपनसेशन का प्रोविजन है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो
As per Section 6 of the Maternity Benefit Act 1961, for any woman who has not given notice when she was pregnant, which of the following is true? ये कह रहा है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग अगर कोई वुमेन नोटिस नहीं देती, वो भूल जाती है नोटिस देना, ठीक है, तो इसमें से क्या ट्रू होगा? तो उसमें क्या होगा कि जब उसकी डिलीवरी होती है ना, शी may give such notice as soon as possible after the delivery. जब उसकी डिलीवरी होती है तो उसके डिलीवरी के इमीडिएटली या जितनी जल्दी हो सके उसको नोटिस देना होता है, ठीक है। अब इसमें ये है कि सी लॉस ऑल मैटरनिटी बेनिफिट, तो ये गलत है। सी लॉस द मैटरनिटी बेनिफिट टिल सी द नोटिस, ये भी गलत है। से हर एंटाइटल बिगिन आफ्टर डे ऑफ नोटिस, तो ये भी गलत है। वो स्टार्ट हो जाता है, उसका एंटाइटलमेंट बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसे डिलीवरी के तुरंत बाद विद इन 24 आवर्स या इमीडिएटली जो भी एज सुन एज पॉसिबल हो उसे नोटिस देना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। What is the maximum number of persons that can be employed in very small establishment as provided under the Labor Law Exemption Act 1988? देखो लेबर लॉ एग्जाम्पशन में जो छोटी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट होती है उनमें कितने पर्सन्स को एम्प्लॉय किया जा सकता है। तो देखो पहले तो सबको ये पता होना चाहिए कि ये वाला लॉ किस लिए होता है, ठीक है। लेबर लॉ एग्जाम्पशन फर्निशिंग रिटर्न, ये किस लिए होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। देखो इसका ना एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो बहुत छोटा एस्टेब्लिशमेंट है वो रिटर्न फर्निश करने के लिए और रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कंप्लायंस से एग्जाम्पशन देते हैं, ठीक है। और वेरी स्मॉल के लिए ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में कितने मेंबर होने चाहिए? 9, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एज पर सेक्शन 5 इन द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, when do the wages in an industrial become payable if they are less than 1000 people employed? ये कह रहा है कि पेमेंट ऑफ वेज के सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 से कम एम्प्लॉय हैं तो उनकी वेजेस कब दी जाएगी? वो दी जाती है बिफोर एक्सपायरी ऑफ 7th। 1000 से कम बोला है और यहाँ पे बोल देता मोर देन, तो यहाँ पे हो जाता बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10th, ठीक है, ये याद रखना। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Who shall be responsible to maintain his establishment such health, safety, working condition for employee under the occupational safety, health and working condition? ये कह रहा है occupational health and working condition के अकॉर्डिंग मतलब किसके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि एस्टेब्लिशमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनकी स्वास्थ्य, सुरक्षा और इन सबको देखे। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सुपरवाइजर की नहीं, मैनेजर की नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ऑप्शन नंबर 3 एम्प्लॉयर की, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 9। देखो what does the term employer include in context of factory as per Industrial Employment Standing Order Act? इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर एक्ट के संदर्भ में फैक्ट्री के मामले में, ठीक है, फैक्ट्री के मामले में पूछा है कि एम्प्लॉयर कौन होगा, ठीक है, कौन सी टर्म आती है। तो देखो ये इसका आंसर है द पर्सन नेम इज द मैनेजर ऑफ फैक्ट्री अंडर सेक्शन 7(1) सब क्लोज का भी क्लोज एफ ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। तो यहाँ पे क्या आता है, देखो फैक्ट्री एक्ट की 1948 फैक्ट्री एक्ट 1948 की सेक्शन 1 एफ के अकॉर्डिंग हर फैक्ट्री के लिए एक मैनेजर का नाम नोटिफाई किया जाता है, ठीक है, और वही व्यक्ति स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के पर्पस के लिए एम्प्लॉयर माना जाता है। अब ये देखो इन्होंने सब क्लोज के भी पूछ रखे हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि हमें सेक्शन ही याद ही नहीं हो रहे, तो देखो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का पेपर है, इसमें सब क्लोज भी पूछे जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप सेक्शन के साथ साथ सब क्लोज पे भी ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। बाकी रैट्स आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द प्राइमरी स्कोप ऑफ एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट? बोनस एक्ट का प्राइमरी स्कोप ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है? तो क्या होता है वहां पे, ये होता है ये एक्ट वहीं पे लागू होता है जहां पर फैक्ट्री हो और उसमें 20 या 20 से मोर पर्सन एक अकाउंटिंग ईयर में
एम्प्लॉय हो चुके हो तो वहां पे बोनस एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये इसका आंसर है, सिंपल। इससे इजी क्वेश्चन इसमें मैं क्या ही समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर सेक्शन 6 ऑफ द इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, एपलेट अथॉरिटी शैल सेंड कॉपीज ऑफ इट ऑर्डर टू। देखो ये कह रहा है कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग एपलेट अथॉरिटी अपने ऑर्डर की कॉपी किसे भेजती है? तो वो भेजती है सर्टिफाइंग ऑफिसर को। कितनी कॉपी भेजती है? 5। ठीक है, किस सेक्शन में भेजती है? सेक्शन 6 में। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, हाउ मेनी नर्सिंग ब्रेक? नर्सिंग ब्रेक कितने दिए जाते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में? देखो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग, ठीक है, यदि कोई कर्मचारी महिला बच्चे को जन्म देने के बाद काम पर लौटाती है तो एम्प्लॉयर को हर दिन उसे 2 नर्सिंग ब्रेक देने कंपलसरी हैं। देखो 2 देने होते हैं और किस सेक्शन में आते हैं? 1 और 1 11। सेक्शन 11 में कितने? 2 नर्सिंग ब्रेक। सेक्शन 11 में 2, 1 और 1 2। ये आपकी ट्रिक बन गई। ठीक है, चलो। और अच्छा एक चीज बताना कि जो ये ब्रेक होते हैं वो रेगुलर, यार पैर में क्या हो रहा है, रेगुलर, रेस्ट, इंटरवल के साथ होते हैं या अलग होते हैं, ये बताना है। ये आपको कमेंट में मेंशन करना है। नहीं पता हो तो पूछ लेना, बता दूंगी मैं। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया हमने। हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बोनस एक्ट के अकॉर्डिंग फैक्ट्री में एम्प्लॉयर कौन होता है? तो फैक्ट्री में एम्प्लॉयर कौन होता है? ऑनर और ऑक्युपायर ऑफ द फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ये चीज देख लेना है, क्वेश्चन इतने घुमा के पूछे गए थे प्लस बी में, आप खुद भी देख सकते हो कि सिंगल सिंगल मतलब वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन घुमा के पूछे जा रहे हैं। तो जब तक आपको सारे एक्ट नहीं आते होंगे आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए जरूरी है कि आप बेयर एक्ट से ही पढ़ो, क्योंकि मोस्टली मेरे पास क्या क्वेश्चन आता है कि मैडम लेबर लॉ कहाँ से पढ़ें? तो लेबर लॉ के लिए मैं कोई बुक रेफर नहीं कर सकती, क्योंकि बुक से बेस्ट क्या है? बेयर एक्ट। बेयर एक्ट उठा के पढ़ो। बेयर एक्ट पढ़ने नहीं आते तो मैंने बेयर एक्ट के बहुत वन शॉट वीडियो डाले हुए हैं, बेयर एक्ट से ही पढ़ा के डाले हुए हैं। ठीक है, तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं वीडियो लाऊं। पर कई बार क्या होता है कि मोस्टली मेरे चैनल पे क्या है, वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो इस चीज़ का बुरा लगता है। सब्सक्राइब भी कर लिया करो प्लीज़। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मेंबर including the chairperson and central government nominee can the state welfare board have as per building and other construction worker act 1996? इसमें क्या पूछ रहा है? चलो ये देखते हैं। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टेट वेलफेयर बोर्ड में, स्टेट वेलफेयर बोर्ड में, ठीक है, कितने मेंबर होते हैं? ठीक है, तो देखो इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें 15 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। ठीक है, और कैसे होते हैं? स्टेट वेलफेयर बोर्ड में चेयरमैन के साथ साथ चेयरमैन और सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी के साथ साथ 15 मेंबर होते हैं। 15 से ज्यादा नहीं हो सकते स्टेट वेलफेयर बोर्ड में। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन में कुछ प्रॉब्लम है तो बेयर एक्ट, मैंने बेयर एक्ट से पढ़ाया है, उसमें केस लॉ भी करवाए, वो जाके देख लेना। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कोर्स के नाम, वन शॉट बेयर एक्ट के नाम से मैंने एक कोर्स बनाया हुआ, वहां देख लेना। और एक आरआरबी का बना हुआ वहां पर भी है, वो देख लेना। तो देखो मैंने मैटरनिटी भी करवाया हुआ है, आईडी में आपको करवाई रही हूँ, आईडी भी चल ही रहा है, पेमेंट ऑफ बोनस भी करवाया हुआ है, बीओसीडब्ल्यू भी करवाया, बहुत सारे एक्ट करवाए हुए हैं। तो अगर आप
कोर्स परचेज नहीं कर सकते हो तो फ्री में जाके देख सकते हो, ठीक है। और मैंने एक एक बेयर रख के एक एक लाइन तोड़ तोड़ के वहाँ पे पढ़ाई गई है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और ने बेयर रख की एक एक लाइन तोड़ के पढ़ाई होगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा बिना पैसे खर्च किए भी। और अगर आपको लगता है कि आपको और अच्छा कंटेंट चाहिए या ज़्यादा डीप में और डाउट वगैरह आते हैं, तो आप मेरा 499 वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। As per Section 5 of the Minimum Wage Act, when does the notification fixing or revising the minimum rate wage come into force? देखो, मिनिमम वेज एक्ट 1940 एक्ट के सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग फिक्स या रिवाइज करने वाला नोटिफिकेशन कितने टाइम बाद इफेक्ट में आता है? तो देखो, तो वो कब आता है? देखो, जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम वेज को फिक्स या रिवाइज करती है ना, फिक्स या रिवाइज करती है, ठीक है, और उसके लिए नोटिफिकेशन इशू करती है, तो इशू की तारीख से, जिस दिन नोटिफिकेशन इशू किया उसकी तारीख से 3 मंथ पूरे होने के बाद, ठीक है, 3 मंथ पूरे होने के बाद वो इशू हो जाता है। और ये क्यों किया जाता है? इसका पर्पस ये होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को नई वेज रेट के लिए इनफ टाइम मिल जाए, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एज पर द सेक्सुअल हैरेसमेंट वुमेन वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन रिड्रेसल एक्ट, ए रिस्पोंडेंट मीन, इसमें पूछा गया इस वाले एक्ट में रिस्पोंडेंट पर्सन का मीनिंग क्या, मीनिंग किस सेक्शन में आता है? तो ये आता है सेक्शन 9 में, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ठीक है। रिस्पोंडेंट कौन होता है? अब मैं आपको ये समझा देती हूँ। देखो, रिस्पोंडेंट कौन होता है? रिस्पोंडेंट, ये इसका मीनिंग समझा देती हूँ आपका। रिस्पोंडेंट कौन होता है? रिस्पोंडेंट वो होता है जिसके खिलाफ एग्री वुमेन, पीड़ित महिला ने सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट दर्ज की है, और ये आती है सेक्शन 9 के अंदर। सेक्शन 9 वो सेक्शन है जो प्रोसीजर ऑफ कंप्लेंट बताता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। Which of the following is a conclusive evidence that trade union has been duly registered under section 9 of Trade Union Act? चलो, ट्रेड यूनियन 96 के अकॉर्डिंग, ट्रेड यूनियन एक्ट 96 के अकॉर्डिंग सेक्शन 9 के अंतर्गत, ठीक है, कौन सा ऐसा है जो कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है कि ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है या नहीं? तो देखो, ट्रेड यूनियन एक्ट 96 की सेक्शन 9 क्या क्या डिफाइन करता है? सेक्शन 9 ये डिफाइन करता है कि जब भी कोई ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो जाती है, ठीक है, रजिस्टर हो जाती है, तो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन उसको एक सर्टिफिकेट इशू करता है, तो वो एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्टिकल 65 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पॉलिटी का क्वेश्चन है ये तो आप कर ही सकते हो। आर्टिकल 65 क्या कहता है? आर्टिकल 65 16(5) कहता है 16 सब प्लस 5 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, सबको बराबर की इक्वालिटी देगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेक्शन 16 सब प्लस 5 के अकॉर्डिंग स्टेट को ये राइट होता है कि किसी भी रिलीजियस और नेशनल इंस्टीट्यूशन के मामले में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित शर्तें रख सके। जैसे मान लो, एग्जांपल ले लो, मंदिर में पुजारी रखा जाएगा, मस्जिद में इमाम, क्या बोलते हैं, इमाम ही बोलते हैं, हाँ, चर्च में पादरी, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। इट अलाउ द स्टेट टू प्रोवाइड स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन रिलीजन और डिमेंस इंस्टीट्यूशन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि उनके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड वो रखा जाता है, ठीक है। चलो
अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. What form of payment are included under term remuneration as per the Equal Remuneration Act 1976? तो कौन सी टर्म आती है रेम्यूनरेशन में? बोथ केस इन काइंड पेमेंट. ये बेयर एक्ट से उठाई गई एक एक लाइनें चेक कर लेना, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है. अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन. अंडर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर मीन्स होम बेस्ड वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और वेज वर्कर. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंक्लूडेड वर्कर इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हु इज. अब ये पूछ रहा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 की डेफिनेशन सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का क्या अर्थ है. देखो उसमें क्या क्या आता है. होम बेस वर्कर आता है एक तो, ठीक है, ये करेक्ट है. होम बेस वर्कर आता है, सेल्फ एम्प्लॉय वर्कर आता है, वेज वर्कर आता है, ठीक है. और ये किस किस में कवर होते हैं? ये तो पेमेंट ऑफ बोनस में कवर होते हैं, मिनिमम वेज में कवर होते हैं और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. ये दोनों ऑप्शन देखो कवर होते हैं या नहीं होते. तो नहीं होते, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है. इसके 40 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो जाकर देख सकते हो, ठीक है. अब देर नहीं करते हैं, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द following industry law is mostly directly associated with the principle of social justice by protecting the right of worker during lay off and retrenchment. तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. देखो इसमें ये पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल लॉ के देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. इसमें ये पूछा गया है कौन सा लेबर लॉ है जो वर्कर को ले ऑफ और रिट्रेचमेंट के टाइम प्रोटेक्शन देता है और सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल भी फॉलो करता है. तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा आई होप. अब मैं आपको इसके आंसर्स बताती हूँ. देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इसमें ना 2 स्ट्रॉन्ग कीवर्ड दिए गए हैं. एक तो दिया गया है सोशल जस्टिस और एक दिया गया है ले ऑफ और रिट्रेचमेंट. तो अब याद रखो ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट, ले ऑफ, रिट्रेचमेंट और क्लोजर, ये तीनों एक ही एक्ट में और डिटेल में आते हैं, ठीक है. और वो कौन सा एक्ट है, वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. अब देखो ले ऑफ का मीनिंग, ले ऑफ एग्जाम में आपको क्या याद रखना है, ले ऑफ प्लस रिट्रेचमेंट किस में आते हैं, वो आते हैं आईडी एक्ट में, ठीक है, आईडी एक्ट में आते हैं. अब दूसरा देखते हैं. ये देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 क्या करता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, वो ले ऑफ और रिट्रेचमेंट से रिलेटेड है और यहाँ पर यही पूछा गया है. और यहाँ पे देखो ये पेमेंट ऑफ बोनस, इसका आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि पेमेंट ऑफ बोनस कैसा है, प्रॉफिट शेयरिंग है, प्रॉफिट शेयरिंग एक्ट है, ठीक है, वो प्रॉफिट को शेयर करता है. और ट्रेड यूनियन एक्ट में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है. ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, बोनस में प्रॉफिट. और फैक्ट्री एक्ट में क्या होता है, फैक्ट्री एक्ट में सेफ्टी और वर्किंग आवर्स देखे जाते हैं. तो इस ऐसे एलिमिनेट करके भी आप ये क्वेश्चन कर सकते थे. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है तो बियर कर लेना आप. एज पर सेक्शन 3 of Minimum Wages Act 1948, what is the duty of appropriate government in relation to the employed specified in part 1 और part 2 of the schedule. देखो ये कह रहा है कि मिनिमम वेज सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है जो एम्प्लॉयमेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 के शेड्यूल से रिलेटेड है. तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट सेक्शन बेस है, ठीक है. सेक्शन 3 का एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है उसका, उसमें ये कहा जाता है सेक्शन 3 में, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स द मिनिमम वेजेस, ठीक है. और
देखो गवर्नमेंट का काम क्या होता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में क्या काम होता है, उनका काम होता है सिर्फ वेज को फिक्स करना है, ठीक है, वेज को फिक्स करेगी बस, ठीक है, ना तो वो वेज को सस्पेंड कर सकती, ठीक है, ना वेज को मिनिमम कर सकती, ना वेज को मैक्सिमम कर सकती, ना इक्वलिटी, और ना ही कोई सोशल इक्वलिटी थ्योरी दिखाती है। वो सिर्फ क्या करती है, वो सिर्फ फिक्स कर देती है वेज को, ठीक है। आई होप आपको ये आंसर क्लियर होगा। तो फिक्स द मिनिमम वेज ऑफ पेबल टू एम्प्लॉय, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, एज पर द प्रोविजन ऑफ ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, हाउ शुड द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट बी कंप्लीटेड। देखो ESI एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक है, ESI एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट है। इसमें रजिस्ट्रेशन के अपने कुछ प्रोसीजर भी होते हैं, तो वो कैसे पूरे किए जाते हैं, ये ही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अंडर गोइंग ये फाइनेंशियल ऑडिट, क्या उसके लिए कोई फाइनेंशियल ऑडिट होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ट्रेड यूनियन का कोई अप्रूवल लेना होता है? नहीं। रिटर्न एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, ठीक है। ओनली लिखा है कि खाली ओनली, तो ओनली से तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। तो बाय फॉलोइंग द रेगुलेशन स्पेसिफाइड, इसमें ये कहा गया है कि जो भी उनके रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं ESI में रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ द ILO। ILO की कंपोजिशन पूछ रहा है, ये ILO की कंपोजिशन क्या है। तो देखो ILO एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्योंकि ये किस पर बेस है, ये है ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर है इसमें, ठीक है। ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर फॉलो कर दिया ILO, और इसमें मतलब कौन कौन होते हैं, तीन तरह के त्रिपक्षीय, हिंदी में बोलते हैं त्रिपक्षीय, तीन तरह के लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, और एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वर्कर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये तीनों ही तीनों मिलके फॉलो करती हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि कंपोजिशन बताना है आपको। तो इसमें कंपोजिशन कितना होता है, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इसका कंपोजिशन जो होता है उसमें 56 मेंबर होते हैं, 28 गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, 14 एम्प्लॉयर की तरफ से, 14 वर्कर की तरफ से, ठीक है, एंड 66 डिप्टी मेंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें 28 गवर्नमेंट की तरफ से, 19 एम्प्लॉयर की तरफ से और 10 वर्कर की तरफ से। तो ये इसका आंसर है, ये आपको याद करना पड़ेगा इनका नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। बाकी आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, द मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बाय विच द प्रोसेस आउटपुट एंड सर्विस कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ क्लियरली स्टेटेड एक्सपेक्टेड अकम्पलिशमेंट एंड ऑब्जेक्टिव इज नोन टू। अब ये पूछ रहा है कि देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना हमें 3 वर्ड्स क्लियर पता होनी चाहिए। सबसे पहला तो प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और सर्विस क्या होता है, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस आपका होता है कि काम कैसे हो रहा है, आउटपुट काम का रिजल्ट क्या है, आउटकम कि फाइनल ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ। अब ये पूछ रहा है कि मैनेजमेंट में जो 3 स्ट्रेटेजी आती हैं, प्रोसेस आउटपुट और सर्विस, ठीक है, आती है, उनको क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट, RBM। ये आंसर, ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखो एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। इसमें गवर्नमेंट ऑफिस का एग्जांपल लेते हैं। मान लो लेबर डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कम करना है, ठीक है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कम ही करना है बिल्कुल। तो उसका प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस में क्या होगा, प्रोसेस में उसका इंस्पेक्शन होगा, पहले इंस्पेक्शन होगा, कंसिलेशन मीटिंग होगी, ठीक है। आउटपुट क्या होगा, आउटपुट में उसकी रिपोर्ट्स बनेंगी, ठीक है, कि क्या रिपोर्ट है क्या नहीं है, सेटलमेंट साइन होंगे ये आउटपुट में, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या होगा कि डिस्प्यूट कम हुआ या नहीं हुआ, डिस्प्यूट कम हुआ या नहीं हुआ, या इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन है या नहीं है। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कि प्रोसेस, आउटपुट और सर्विस क्या है। तो इसका उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाया है।
अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़, ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है और फिर लगता है कि हाँ और वीडियोस हम लेके आए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एक पेड कोर्स चल रहा है DSSS इंस्पेक्टिंग का, ठीक है, 699 में। अगर अभी जैसे आज 2 फरवरी है, ठीक है, 2 फरवरी है, और अगर आप चाहते हो कि आपकी MCQ की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और केस लो की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप टेलीग्राम लिंक ढूंढना चाहो तो आप लिख सकते हो स्टडी एंड बिना स्पेस लर्न पॉइंट, और इसी तरह से लिखना है बिना स्पेस के, ठीक है। एंड का ए छोटा, बाकी एस स्टडी लर्न और पॉइंट का ये कैपिटल में आएगा, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सबसे पहले ना आपको ये समझना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिंग EPFO का मतलब क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिंग EPFO का मतलब क्या है, ये ना एडमिनिस्ट्रेटिंग द EPFO। सबसे पहले तो इसका आपको मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि EPF का ओवरऑल कंट्रोल, ओवरऑल कंट्रोल क्या है, उसका ओवरऑल कंट्रोल है पॉलिसी बनाना, पॉलिसी बनाना, ठीक है, और फंड का मैनेजमेंट करना, फंड का मैनेजमेंट करना, कंट्रीब्यूशन का प्रॉपर यूज करना, ठीक है, और रूल्स को इम्प्लीमेंट करना, रूल्स को इम्प्लीमेंट करना। तो यानी EPFO का बॉस कौन है। अब देखो एक्ट के स्ट्रक्चर को समझो। अब देखो EPF एक्ट में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होता है जो EPF को चलाता है। इसमें यही पूछा गया है कि EPF को कौन चलाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए था कि एडमिनिस्ट्रेटिंग EPF का मीनिंग क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये काम कौन करता है, तो ये काम करता है आपका सेंट्रल बोर्ड, जो कि किस सेक्शन में आता है, अंडर सेक्शन 5A, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, एक सेकंड में स्क्रीन बड़ा कर लूं। क्वेश्चन नंबर 7, विच सेक्शन ऑफ द माइन Act are not applicable to person holding position of supervision, management or employment in confidential capacity according to section 37। देखो ये बोल रहा है कि माइन एक्ट 1952 के सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग कौन कौन से सेक्शन उन लोगों पर एप्लीकेबल नहीं होते जो कि सुपरविजन में हो, ठीक है, मैनेजमेंट पोजीशन में हो या फिर कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी में काम करते हो। तो देखो सेक्शन 37 का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सेक्शन 37 का बेसिक आइडिया क्या है, जो लोग मैनेजरियल सुपरविजन या कुछ ऐसे वर्क होते हैं वर्किंग आवर रिलेटेड, उन पे अप्लाई नहीं होता। मतलब उनके लिए नॉर्मल वर्किंग आवर, ओवर टाइम, रेस्ट इंटरवल जैसे रूल एप्लीकेबल नहीं होते। तो इसका आंसर है सेक्शन 28, 30, 31, 34, 35 का, 36 का 5। अब देखो सेक्शन 35 क्या है, सेक्शन 28 क्या है, वीकली आवर्स। मैं बहुत डिटेल में समझा रही हूँ क्वेश्चन। सेक्शन 30 क्या है, डेली आवर्स, ठीक है। सेक्शन 31 क्या है, इंटरवल, ठीक है, इंटरवल, रेस्ट इंटरवल। और सेक्शन 34 क्या है, ओवर टाइम, तो ओवर टाइम। सेक्शन 36 का 5 क्या कहता है, एक्स्ट्रा आवर्स और स्पेशल प्रोविजन। तो ये सेक्शन किन पर एप्लीकेबल नहीं होते, ये सेक्शन सुपरवाइजर, मैनेजरियल, कॉन्फिडेंशियल स्टाफ पर अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सॉरी मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है तो थोड़ा सा लेक्चर में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसे बियर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8,
The fundamental right listed under which article of Indian Constitution restricted forced labor including bonded labor including इंडस्ट्रियल सेटिंग। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, आर्टिकल 33 है। इसमें तो मुझे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अंडर विच प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन PIL बी फाइल्ड। देखो PIL का मतलब क्या होता है, PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, PIL का मतलब ये होता है, और ये कहा गया है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल के अंडर PIL फाइल की जाती है, तो वो की जाती है सेक्शन 30 आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 संविधान का क्या कहलाता है, हर्ट कहलाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोल कहलाता है ये। ठीक है, PIL एक PIL का फाउंडेशन है। ठीक है, देखो देखो फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट और कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल डायरेक्टली बोलते हैं ना, वो होता है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 क्या कहता है, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट। तो आप आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10, ए स्ट्राइक अंडर सेक्शन 2Q means a cessation of work by a body or person employed in any industry। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2K के अकॉर्डिंग स्ट्राइक का मतलब क्या है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो स्ट्राइक का मतलब होता है इन कॉम्बिनेशन और ए कंसर्टेड रिफ्यूजल। देखो स्ट्राइक का मीनिंग क्या होता है, स्ट्राइक का मीनिंग होता है सेसेशन ऑफ ए वर्क ऑफ ए बॉडी, ये होता है। ये यानी स्ट्राइक कब मानी जाती है, जब वर्कर मिलकर काम बंद कर देते हैं तो वो स्ट्राइक मानी जाएगी, या मिलकर रिफ्यूज काम, या सब मिलकर रिफ्यूज करेंगी हम काम नहीं करेंगे तो स्ट्राइक मानी जाएगी। अब देखो ऑप्शन को समझते हैं। इन कॉन्सेंट्रेटेड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब है स्ट्राइक से उल्टा, तो ये तो नहीं होगा। देखिए अंडर कॉमन ऑब्जेक्ट, देखो कॉमन ऑब्जेक्ट हो सकता है लेकिन एक्ट ये वर्डिंग यूज करता ही नहीं है, कॉमन ऑब्जेक्ट आईडी एक्ट में ये वर्ड है ही नहीं तो हट गया। कॉमन इंटेंशन, देखो ये फेज ना क्रिमिनल लॉ में ज्यादा यूज होता है, आईडी एक्ट में यूज नहीं होता। तो ये वर्ड आईडी एक्ट से कॉपी पेस्ट किया गया है, आईडी एक्ट के बेयर एक्ट उठा के देखना, वहाँ स्ट्राइक की डेफिनेशन देखना, वहाँ ये वर्ड लिखा होगा। तो देखो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, अगर आपने बेयर एक्ट पढ़े हुए हैं तो आप पेपर क्लियर कर लोगे, अगर आपने बेयर एक्ट नहीं पढ़े हुए हैं तो पेपर क्लियर नहीं कर सकते हो आप, चाहे कोई कितनी भी कोई सी भी बुक पढ़ लो, पेपर हमेशा बेयर एक्ट से बनता है। और हर वीडियो में मैं यही बात बताती हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपको बेयर एक्ट पढ़ने नहीं आते या दिक्कत है, आप नहीं पढ़ पाते, कुछ स्टूडेंट होते हैं नहीं पढ़ पाते, स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी नहीं आते थे। और अगर आप अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना चाहते हो, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो 699 का। ठीक है, और पेपर में कम टाइम है, तो अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए, वहाँ डेली के 2 मॉक टेस्ट करवा रही हूँ मैं। ठीक है, जिसमें मॉर्निंग में आपको PDF फाइल दी जाती है और इवनिंग में आंसर दिए जाते हैं, और बीच बीच में कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी मैं आपको, वॉइस नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट्स शेयर कर रही हूँ, जिससे आपका एग्जाम एज सुन एज पॉसिबल क्लियर हो जाए। तो अगर आपको, वैसे आप इन वीडियो को देख के भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि हम फ्री कोर्स से कर सकते हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी प्रिपरेशन और बेटर हो जाए कंपटीशन के अकॉर्डिंग तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर सेक्शन 29 ऑफ माइन एक्ट कंपनसेटरी रेस्ट ऑफ गिवन। देखो कंपनसेटरी, ये देखो माइन एक्ट में एक सेक्शन होता है सेक्शन 29, उसमें ना कंपनसेटरी रेस्ट दिया जाता है। देखो कंपनसेटरी रेस्ट कब दिया जाता है, उसी मंथ में ही दिया जाएगा या उस मंथ के बाद 2 मंथ के अंदर अंदर दिया जाता है, तो इसका आंसर है ये वाला। ठीक है, चलो अब देख 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एज पर सेक्शन 3 ऑफ चाइल्ड एडोलेसेंट लेबर एक्ट विच अथॉरिटी हैज द पावर टू स्पेसिफाई हजार्डस ऑक्यूपेशन और प्रोसेस फॉर एडोलेसेंट बाय नोटिफिकेशन। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर 1986 का सेक्शन 3A के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो एडोलेसेंट के लिए हजार्डस प्रोसेस को नोटिफिकेशन के थ्रू
स्पेसिफाई कर सकती है। मतलब यानी कि ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा काम एडोलसेंट 14 से 18 साल के बच्चे के लिए डेंजरस है, और उसको ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन में डिक्लेयर करेगा। तो देखो सेक्शन 3A का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सेक्शन 3A का बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि जो हमारे एडोलसेंट होते हैं ना, एडोलसेंट कौन होते हैं? एडोलसेंट चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर में होते हैं 14 से 18 साल के, ठीक है, जो इन्हें एडोलसेंट कहा जाता है, और ये हजार्डेड प्रोसेस में इनका काम करना मना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये लिस्ट बनाता कौन है? तो ऑप्शन 1 है इसका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो देखो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन और इन्फॉर्मेंस करता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करेगा और एनफोर्स करेगा, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इसका आंसर नहीं होगा। अब इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब लेबर कमिश्नर क्यों नहीं है? लेबर कमिश्नर एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, ठीक है, और लेकिन एक्ट के अंडर उसका नोटिफिकेशन इशू करने का कोई राइट नहीं है, कोई पावर नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं है? स्टेट गवर्नमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ लेबर लॉ में ना स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्ड होती है, लेकिन सेक्शन 3A में स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर दी गई है, तो इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? As per Section 22 of Industrial Dispute Act, during the pendency of any conciliation proceeding before a conciliation officer and 7 days after the conclusion of such proceeding, which of the following is prohibited? अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सेक्शन 22 क्या कहता है? देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेक्शन 22 में ये पूछ रहा है कि जब कंसिलेशन प्रोसीडिंग होती है, ठीक है, तो उसके खत्म होने के 7 दिन बाद तक कौन सा एक्शन प्रोहिबिटेड है इनमें से? अप्रोच टू कोर्ट, कि आप 7 दिन बाद तक कोर्ट नहीं जा सकते, या ट्रिब्यूनल नहीं जा सकते, या स्ट्राइक नहीं कर सकते, या इनिशिएशन ऑफ मेडिएशन नहीं कर सकते। तो अगर देखो तो इसका आंसर है स्ट्राइक, कि अगर कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग के दौरान और उसके खत्म होने के 7 दिन बाद तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। सेक्शन 22 क्या होता है? सेक्शन 22 होता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए होता है, ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए होता है। और इसका क्या पर्पस होता है? इसका पर्पस होता है इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करना और कंसिलेशन के टाइम प्रेशर टैक्टिक को रोकना, ठीक है। इसलिए लॉ बोलता है कि ना तो एम्प्लॉयर प्रेशर डाले और ना ही वर्कमैन प्रेशर डाले, तो स्ट्राइक नहीं होगी 7 दिन तक, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। As per Payment of Bonus Act, allocable surplus mean in relation to an employer that is company other than a banking company which has not made the prescribed arrangement under the income tax dash of the available surplus in an accounting year. Payment of Bonus Act 1955 के अकॉर्डिंग जब एम्प्लॉयर की कंपनी हो और वो बैंकिंग कंपनी के अलावा, ठीक है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बैंकिंग कंपनी के अलावा उसने इनकम टैक्स के अंडर प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट नहीं किए हों, तो एलोकेबल सरप्लस कितना होगा? तो देखो यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। एक होता है एम्प्लॉयर, मैं आपको समझा रही हूँ, एक होता है एम्प्लॉयर मतलब कंपनी, ठीक है, कंपनी। और दूसरा यहाँ पे क्या बोला है कि वो बैंकिंग कंपनी नहीं है, तो बैंकिंग कंपनी नहीं है। तीसरा, इनकम टैक्स के अरेंजमेंट उसने नहीं किए हैं। तो अवेलेबल सरप्लस क्या होता है? अवेलेबल सरप्लस वो होता है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो बोनस के लिए अवेलेबल है, ठीक है, वो अवेलेबल सरप्लस होता है। और एलोकेबल सरप्लस क्या होता है? अवेलेबल सरप्लस का वो परसेंटेज जो एम्प्लॉय को बोनस देने के लिए एलोकेट किया जाता है। तो देखो ये एक्ट क्या क्लियर करता है? इस एक्ट का रूल है कि कंपनी अदर देन बैंकिंग है, तो इस केस में जब प्रिस्क्राइब्ड आईटी मतलब इनकम टैक्स के अरेंजमेंट नहीं होते, तो एलोकेबल सरप्लस होता है 67% ऑफ अवेलेबल सरप्लस, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. Article 24 of Indian Constitution prohibit the employment of child. 20 इंडियन भारतीय संविधान का आर्टिकल 24 एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है। तो उनकी एज क्या है फैक्ट्री, माइन और हजार्डेड प्रोसेस में? तो उनकी एज होती है 14 साल। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किस एक्ट में ये दिया गया है, ठीक है।
चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एज पर द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लाइबल टू कंपनसेट हिज कंपनी इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो क्वेश्चन 16 क्या पूछ रहा है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर किस सिचुएशन में कंपनसेशन देने के लिए लाइबल नहीं होता। देखो या तो इंजरी दो दिन तक हो, तो ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। और देखो, और सच इंजरी कॉज टोटल डिसेबलमेंट हो पीरियड एक्सीडिंग 2 days, ये भी नहीं होता। इसमें सीधा सीधा रूल है कि जो इंजरी है ना, विच डज नॉट रिजल्ट इन टोटल और पार्शियल डिसेबल इन द एम्प्लॉय फॉर पीरियड एक्सीडिंग 3 days, इसमें ये होती है। देखो अगर इंजरी से टोटल या पार्शियल डिसेबलमेंट 3 दिन से ज़्यादा नहीं होता तो एम्प्लॉय कंपनसेशन देने के लिए लाइबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डज नॉट रिजल्ट आया है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर डिसेबलमेंट 3 दिन से ज़्यादा नहीं है तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ये है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्टर आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक टू और एग्जीक्यूट एनी वर्क थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर only after they fulfill which of the following requirement under section 12 of the contract labor regulation abolition act 1970। देखो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 के सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर तभी कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू काम करेगा जब वो कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी करे। इसमें ये पूछा गया है कि सेक्शन 12 में वो कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करे, मतलब कॉन्ट्रैक्टर कौन सी लीगल कंडीशन फुलफिल करेगा, ठीक है। तो सेक्शन 12 क्या बोलता है, सेक्शन 12 बोलता है नो कॉन्ट्रैक्टर शैल अंडरटेक और एग्जीक्यूट एनी वर्क through contractor labor except under and in accordance with license issued by the licensing officer। यानी कि लाइसेंस के बिना कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है। कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 12 क्या बोलता है कि लाइसेंस के बिना कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है और लाइसेंस मैंडेटरी कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें ये आ गया अंडर एंड इन अकॉर्डेंस विद द लाइसेंस इशू इन द बिहाफ ऑफ द लाइसेंसिंग ऑफिसर, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is the effect of non-registration of establishment under section 10 of the building and other construction worker। इसमें ये पूछ रहा है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर में 1996 के सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग अगर एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा। देखो प्रोहिबिट एम्प्लॉय फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, ये तो नहीं होता। अनेबल टू एम्प्लॉय बिल्डिंग वर्कर इन द एस्टेब्लिशमेंट, अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ब्लैक लिस्ट नहीं करते, पेनल्टी नहीं लगाते हैं। जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ तो ब्लैक लिस्ट का क्या करेंगे, क्या ही पेनल्टी लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम फ्रेम अलाउ फॉर एन एम्प्लॉयर टू पे ग्रेच्युटी अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी में एम्प्लॉयर को कितना मैक्सिमम टाइम अलाउ होता है, तो वो होता है 30 डेज में, ठीक है। 30 डेज में उसे ग्रेच्युटी पेबल करनी होती है। और ये कौन सा सेक्शन कहता है, 7 सब क्लोज 3 कहता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये इस डिसिप्लिन का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, हु डिफाइन द लिमिट with with which a registering officer shall exercise the power conferred on him or under section 6 of the building and construction worker एक्ट 1996। क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है कि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो एक्ट है उसके सेक्शन 6 में क्या बोला गया है। उसके सेक्शन 6 में रजिस्टरिंग ऑफिसर अपनी पावर किस लिमिट तक यूज करेगा और या उसकी लिमिट कौन डिफाइन करेगा, तो ये पूछा गया है। तो वो करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। सेक्शन 6 क्या कहता है, देखो सेक्शन 6 का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होता है ना, ठीक है, उसमें लिमिट डिफाइन कौन करता है, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है। सिंपल सी बात ये कही गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आपका यहाँ पे डिसिप्लिन 3 फिनिश हो चुका है, डिसिप्लिन 3 फिनिश हो चुका है, ठीक है। एक डिसिप्लिन में आई होप ये PYQ एनालिसिस जो मैं करवा रही हूँ ये आपके एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल हो। 24 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम है DSSB इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का, एंड सबको मेरी तरफ से एडवांस में बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। तो अब हम देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। तो
क्वेश्चन नंबर 1, as per section 4 of the Payment of Gratuity Act, gratuity shall be payable to an employee on the termination of his employment, which of the following। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि ग्रेचुटी कब पेबल होगी। देयर इज़ नो डिसिप्लिन अगेंस्ट कंप्लेंट पेंडिंग अगेंस्ट हिम, अगर उसके कोई कंप्लेंट नहीं है तो ग्रेचुटी पेबल होगी, ये तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि एम्प्लॉय वहाँ पे 2 साल काम कर रहा है तो उसे और उसके कोई डिसिप्लिनरी कंप्लेंट नहीं हुई तो उसे पेमेंट ग्रेचुटी मिल जाएगी। ठीक है, एंड सेकेंड ऑप्शन है आफ्टर ही हैज़ रेंडर्ड कंटिन्यूस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर, अब उसने 5 ईयर कंटिन्यूस सर्विस की है तो उसे ग्रेचुटी मिलेगी। हाँ, ये ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन है देयर इज़ नो ब्रेक इन सर्विस ऑफ 7 ईयर। ठीक है, आफ्टर ही हैज़ रेंडर सर्विस कंटिन्यूस, तो ये वाले ऑप्शन सारे गलत हैं। इसका आंसर होगा कि उसने 5 साल कंटिन्यूस करे हैं तो उसे ग्रेचुटी मिलेगी। ठीक है, सिंपल सा रूल है। ग्रेचुटी कब मिलती है? जब एम्प्लॉय ने मिनिमम 5 साल कंटिन्यूस सर्विस कंप्लीट की हो। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, रिटायरमेंट 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 रेजिग्नेशन, डेथ और डिसेबलमेंट, सब में रूल सेम है। ठीक है, इसमें 5 साल की कंडीशन नहीं होती। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच सेक्शन ऑफ द लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी स्पेसिफाई द मैनर इन विच अरियर फॉर एन एम्प्लॉयर टू एनी अदर पर्सन कैन बी रिकवर। अब यहाँ पे कह रहा है कि अरियर रिकवर करने का प्रोसीजर किस सेक्शन में आता है। तो वो देखो, आता तो है सेक्शन 129 से 132 में आता है, लेकिन इसमें 129 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये 132 तक में आता है तो इसलिए ये वाला ऑप्शन इन्होंने मार्क किया है, सेक्शन 130 टू 132, लेकिन एक्चुअल में जो सेक्शन है वो 129 है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एज पर सेक्शन 7 ऑफ द चाइल्ड एंड एडोलसेंट labor provision and regulation act, the period of work of the adolescent shall be arranged in manner it should not spread over more than are including the time spent in working day। अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट का जो सेक्शन 7 होता है उसमें एडोलसेंट का वर्किंग आवर कितने आवर से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, देखो सेक्शन 7 क्या बोलता है, सेक्शन 7 ये बोलता है कि टोटल वर्किंग आवर पीरियड्स, ठीक है, 6 आवर से ज़्यादा नहीं होगा, 6 आवर से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल ले लो, अगर आपने 4 घंटे काम करवाया और 3 घंटे उसको वेटिंग करवा दी तो ये इलीगल माना जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 6 आवर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट डज द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट प्राइमरी। स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट प्राइमरी किस पर एप्लीकेबल होता है? तो कहाँ एप्लीकेबल होता है? जहाँ पे 100 और मोर वर्कमैन एम्प्लॉइंग होते हैं, मतलब काम कर रहे होते हैं, तो ये वहाँ एप्लीकेबल होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सारे ऑप्शन मैं इसलिए नहीं पढ़ रही, आप खुद पढ़ लेना, मेरा काम है सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक टू एंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस टू वर्कर मैंडेट अंडर DPSP अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये कह रहा है कि इकोनॉमिक जस्टिस कौन सा प्रिंसिपल इंश्योर करता है DPSP में, तो वो ये देखो इकोनॉमिक जस्टिस किस में आता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये आता है आपका आर्टिकल 39A में, और ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि सिटीजन को मजबूरी में ऐसा काम ना करना पड़े जो उनकी एज या स्ट्रेंथ के अगेंस्ट हो, तो इसलिए इसका ऑप्शन ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलो अब ये देखते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लेबर वेलफेयर का बेस फिलोसफी है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एज पर द प्रोविजन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन OSHWC में एम्प्लॉयर what must an employer establish and maintain is prescribed for either electronic or otherwise according to the appropriate government। ठीक है, ये कह रहा है कि ओशो कोड में, मतलब सॉरी ओशो बोल रही हूँ, OSH कोड में एम्प्लॉयर को क्या मेंटेन करना कंपलसरी होता है, इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है, या फिर किसी और फॉर्म में, तो वो होता है ए रजिस्टर कंटेनिंग पर्टिकुलर ऑफ वर्कर का रजिस्टर बनाया जाता है जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है। ठीक है, अब
कंपनी के रिकॉर्ड की लिस्ट बना रहे हो ये गलत है, क्लाइंट की लिस्ट बना रहे हो ये भी गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपका करेक्ट है 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर द प्लांटेशन लेबर एक्ट व्हेन शुड एम्प्लॉयर प्रोवाइड फैसिलिटी टू इंस्पेक्टर। प्लांटेशन लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग इंस्पेक्टर को फैसिलिटी कब दी जाती है? तो सिंपल है, देखो इंस्पेक्टर को जो फैसिलिटी देता है ना वो एम्प्लॉयर देता है, और वो कब देता है? जब वो इंस्पेक्शन के लिए आता है, ठीक है। व्हेन रिक्वेस्टेड फॉर एंट्री इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन और इंक्वायरी, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है if after the commencement of the Equal Remuneration Act any employer making any recruitment in contravention of the provision of this act, he shall be liable for which of the following penalty under section 10। ये कहता है कि अगर इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट लागू होने के बाद कोई भी एम्प्लॉयर रिक्रूटमेंट का वो करता है, भेदभाव करता है, जैसे मेल फीमेल में भेदभाव करता है, तो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या पेनल्टी मिलेगी? तो उसमें 10,000, ठीक है, और 10,000 और इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 1 मंथ, इसका आंसर है, ये पेनल्टी मिलती है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वे टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका पार्ट 3 में, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होते तो आप ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसमें दे दिया गया है, और ये वाले मैं आपको ये कहूँगी कि याद कर लेना कि डीपीएसबी किस पार्ट में है और फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है। ये सब चीज़ पॉलिटी के चैप्टर और पार्ट्स आप याद कर लेना, शेड्यूल वगैरह, तो इसके क्वेश्चन आ भी सकते हैं अभी भी, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का सेकेंड शेड्यूल किससे डील करता है? तो ये डील करता है मैटर विद द जुडिक्शन ऑफ लेबर कोड। देखो सेकेंड शेड्यूल के मैटर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक तो ये कि सेकंड शेड्यूल का मेन फोकस क्या है? सेकंड शेड्यूल का मेन फोकस है वो डिस्प्यूट जो लेबर कोड डिसाइड करती है, एक तो उसका ये लेबर कोड डिसाइड करती है, ठीक है। दूसरा सेकंड शेड्यूल में कौन कौन से मैटर आते हैं? तो जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर की एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन हो गई, डिस्चार्ज या डिसमिसल की लीगलिटी हो गई, वर्कर को मिलने वाली रिलीफ हो गई, ये भी सेकंड शेड्यूल में आती है, और डिसिप्लिनरी एक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट ये भी सेकंड शेड्यूल से आते हैं, ठीक है। तो सिंपल से याद रख लो कि ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है, ट्रिक बताती हूँ कि सेकंड शेड्यूल को कैसे याद करना है। देखो ट्रिक ये याद कर लो कि एक कंपनी है, कंपनी में होने वाले जितने भी इशू है ना, मोस्टली 95% वो सेकंड शेड्यूल में आते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? इन अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सब्जेक्ट रिलेटेड टू लेबर लॉ सच एज ट्रेड यूनियन एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लिस्टेड। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में लेबर लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट लिस्टेड हैं, ठीक है। लेबर लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे लाइक ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ये होते हैं, और ये कहाँ मेंशन होते हैं? ये होते हैं 7 शेड्यूल में मेंशन होते हैं, ठीक है। 7 शेड्यूल में क्या होता है? इसमें 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। लेबर से रिलेटेड जो मैटर होते हैं ना, अधिकतर कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, जैसे आपका ट्रेड यूनियन हो गया, इंडस्ट्रियल और लेबर डिस्प्यूट हो गया, सोशल सिक्योरिटी और लेबर वेलफेयर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। देखो जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दूँ वो मैं वहाँ मैं आपको बताती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि मुझे पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं वहाँ नहीं करती। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द सेकेंड थिंग, मैं कभी ये नहीं कहती कि आप पेड कोर्स लो, ठीक है, ना ही मैं इसका कभी एडवर्टाइजमेंट करती हूँ, बट अगर आपको लगता है, देखो मेरे यूट्यूब पे इतने वीडियोस हैं फ्री में जिससे आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, पर कुछ स्टूडेंट होते हैं कि वो पेड कोर्स क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं कि ताकि वो डेली टारगेट कर सकें और ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकें और डाउट क्लियर कर सकें। अगर आपको लगता है कि इसलिए आपको ज़रूरत है तो आप पेड कोर्स में एनरोल करवाओ, ठीक है। और अगर आपके पास आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप पेड कोर्स नहीं ले सकते, तो यूट्यूब पे मेरे लेबर लॉ के एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट है, लेबर लॉ मैराथन की प्लेलिस्ट है, वो आप फॉलो कर सकते हो। DSSS भी कहीं मैंने करवा ही दिया है। कोड ऑन वेजेस के चैप्टर 1 to
9 तक के सारे MCQ मैंने करवा दिए। तो अगर ये फ्री में भी देख लोगे ना तो आपका लेबर लॉ का 70% कोर्स तो कंप्लीट मैं करवा ही चुकी हूँ फ्री में। बाकी पेड कोर्स में मैं ज़्यादा एफर्ट इसलिए देती हूँ क्योंकि वो बच्चे पे करते हैं तो उनका राइट है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको कोर्स लेना है और अभी आपके जैसे एग्ज़ाम में 20 से 22 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके हिसाब से 20 से 22 दिन बचे हुए हैं, तो आप ये कोर्स ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, हु अमंग द फॉलोइंग एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होता है, ठीक है। देखो, एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब क्या होता है कि मतलब उसे एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसे अपनी डेजिग्नेशन की वजह से अलग से नॉमिनेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेबर कमिश्नर बोर्ड का एक्स ऑफिशियो मेंबर क्यों होता है? क्योंकि लेबर कमिश्नर डायरेक्टली लेबर एडमिनिस्ट्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ा होता है, तो इसलिए उसे एक्स ऑफिशियो कमिश्नर बनाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द लेबर कमिश्नर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 24 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, व्हेन कैन बी स्ट्राइक कंसिडर्ड इलीगल। देखो ये क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग स्ट्राइक कब इलीगल मानी जाती है? देखो, जब स्ट्राइक सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 के अंदर दिए गए ऑर्डर के अगेंस्ट कंटिन्यू की जाती है तब वो इलीगल मानी जाती है। अब क्वेश्चन होता है सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 क्या होता है? तो जब गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को एडजुडिकेशन के लिए रेफर करती है तो वहाँ पे स्ट्राइक या लॉकआउट को प्रोहिबिट किया जाता है, यही सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 कहता है। तो वो जो इलीगल स्ट्राइक मानी जाती है वो सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग मानी जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? एज पर सेक्शन 10 ऑफ द ESI, हु शैल बी एन एक्स ऑफिशियो मेडिकल। एक्स ऑफिशियो कौन होता है ESI में? तो ESI में होता है डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Among the chapter of the code on wages, which chapter primarily deal provision of inspector? कोड ऑन वेजेस में कौन सा चैप्टर डील करता है इंस्पेक्टर से? तो करता है चैप्टर 7। ये आप याद कर लेना कि कौन सा चैप्टर किससे डील करता है। देखो इंपॉर्टेंट बताती हूँ, एक तो याद कर लेना कि कौन सा चैप्टर किससे डील करता है, दूसरा ये याद कर लेना कि पेनल्टी क्या क्या है, हैं। तीसरा आपको ये याद रखना है चैप्टर के सीक्वेंस। तो इनसे क्वेश्चन बनेंगे ही 110%, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अंडर विच सेक्शन ऑफ 3 इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर द एम्प्लॉयर शैल सबमिट टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर क्या सबमिट करता है? तो वो करता है ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आई होप आपका ये क्वेश्चन इसमें कुछ टफ नहीं है जो मैं एक्सप्लेन करूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाउ मैनी आवर्स, एक सेकेंड, हाउ मैनी आवर्स इन एन एडल्ट वर्क रिक्वायर्ड टू वर्क वीक इन अंडर फैक्ट्री। फैक्ट्री में एक वीक में एडल्ट कितने घंटे काम कर सकता है? तो 48 आवर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। इन ए क्लेम फाइल्ड फॉर नॉन पेमेंट और लेस पेमेंट ऑफ वेजेस, हु बेयर द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ड्यू हैव बीन पेड अंडर द कोड ऑन वेजेस। कोड ऑन वेजेस में क्या होता है कि नॉन पेमेंट का या लेस पेमेंट का या वेज का क्लेम, ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी किस पर होती है? ये होती है एम्प्लॉयर पे, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास सारे प्रूफ होते हैं, मतलब रिटर्न में सारे प्रूफ होते हैं। तो ये बर्डन किस पे आता है? एम्प्लॉयर पे, एम्प्लॉय पे नहीं आता। एम्प्लॉयर प्रूफ करेगा कि मैंने दे दिए। और ये क्वेश्चन मैंने अपने कोड ऑन वेजेस के जो MCQ उसमें भी करवाया था, ठीक है। वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लेना। नो एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन अंडर सेक्शन 16C ऑफ द प्लांटेशन एक्ट शैल बी एंटरटेन्ड अनलेस इट इज मेड। प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 के सेक्शन 16C के अंडर कंपनसेशन के लिए एप्लीकेशन कब एंटरटेन की जाती है? ठीक है, जब की जाती है जब विद इन 6 मंथ ऑफ द कोलैप्स ऑफ हाउस, जब, ठीक है, जब एप्लीकेशन हाउस के कोलैप्स होने की 6 महीने के अंदर दी गई हो तब की जाती है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, सेक्शन 16 यही कहता है, कोलैप्स ऑफ द हाउस वाले फ्लो बताता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसिप्लिन 4 का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या हो रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 20।
According to Section 38 of the Factory Act, what is the one primary precaution that must be taken in every factory to prevent fire? जब फैक्ट्री में आग लग जाती है तो सेक्शन 38 क्या कहता है? सेक्शन 38 कहता है एम्प्लॉय को पहले बाहर निकालो सेफ जगह से, सेफ जगह पे उन्हें पहुंचाओ। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर है। ठीक है, डिसिप्लिन 4 हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब बचता है हमारा डिसिप्लिन 5। डिसिप्लिन 5 को मिला के देखो, हर डिसिप्लिन में 20 क्वेश्चन है। अब डिसिप्लिन 5 में आपको मिला के टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन का मैं क्या करूँगी, एक कंपाइलेशन भी डालूंगी। जैसे मैंने अभी अलग अलग वीडियो डाले हुए हैं तो कई बच्चों को मिल नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी 1 to 5 डिसिप्लिन का एक पर्टिकुलर एक वीडियो में कंबाइन करके वो मैं डाल दूँगी। अब देखते हैं डिसिप्लिन 5 भी अभी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि फिर इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए लटकाना सही नहीं रहेगा। 20 क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएंगे और जल्दी जल्दी करेंगे। अब मैं क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं पढ़ी, हिंदी में बता रही हूँ। देखो ये कह रहा है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कोटन ओपनर होता है वो किस सेक्शन में दिया गया है? तो वो दिया गया है आपका सेक्शन 27 में। अब जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेथ के केस में कंपनसेशन कितना मिलता है? तो ये मिलता है इक्वल टू 50% ऑफ मंथली वेजेस मल्टीप्लाई बाय रेलेवेंट फैक्टर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला डिसिप्लिन में जल्दी करा दी क्योंकि इजी क्वेश्चन है, बाकी मैंने सब डिटेल में करवाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? BOCW जो है बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर, ठीक है, उसमें प्रेसिडेंट ने, ठीक है, और सेफ्टी हेल्थ और वेलफेयर के लिए ऑर्डिनेंस कब लाए? तो वो लाए थे 3 नवंबर 1995 को। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि माइन एक्ट सेक्शन 48 में रजिस्टर में क्या एसेंशियल होता है? माइन एक्ट का सेक्शन 48 क्या कहता है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा है, ये मेंशन किया जाना जरूरी है कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके काम करने का नेचर क्या है, अबव ग्राउंड है या बिलो ग्राउंड है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी किस पर एडवाइस करती है BOCW में? तो वो एडवाइस करती है कंडीशन ऑफ वर्किंग पर। ठीक है, कि वर्कर की कंडीशन कैसी हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 61 ऑफ माइन, देखो इस वाले पेपर में ना ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं? माइन से पूछे गए हैं, BOCW से पूछे गए हैं और कोड्स से पूछे गए हैं। तो देखो कोड्स तो ज़रूर कर लेना, और अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है, कोड नहीं कर पाओगे, तो मेरा कोड ऑन वेजेस का तो मैंने वीडियो डाल दिया, पर मेरे पास भी इतना टाइम नहीं कि मैं अदर कोर्स की वीडियो डाल सकूँ। पेड ग्रुप में मैंने कोड के और इन सब के MCQ डाल रही हूँ, अगर आपको लेने हो तो आप वहाँ से ले लेना। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एज पर 60 सेक्शन ऑफ माइन एक्ट का सेक्शन 61 में लो ड्राफ्ट कौन मंगवाता है? तो वो मंगवाता है चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट डज द पेमेंट एक्ट कवर? अरे देखो, पेमेंट ऑफ वेजेज में एक्ट का कवरेज किस एम्प्लॉयमेंट पर है? ठीक है, तो प्राइवेट हाउस होल्ड पर नहीं है, एनी ऑफिस पर नहीं है, एग्रीकल्चर पर नहीं है, हर रेलवे वाले पे है। तो ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट इन द रेलवे। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि फैक्ट्री में सेक्शन 3 जो हमारा पेमेंट ऑफ वेजेज है, ठीक है, सेक्शन 3 का पेमेंट ऑफ वेजेज का सेक्शन 3 है, उसमें फैक्ट्री के वेजेस का पेमेंट कौन इंश्योर करता है? तो वो करता है मैनेजर। ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस में पेमेंट कौन करता है? वो मैनेजर करता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13A, एक सेकेंड ये ऊपर हो गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 पेमेंट ऑफ वेजेस, हाउ लॉन्ग आर द रजिस्टर और रिकॉर्ड टू बी प्रिजर्व? देखो पेमेंट ऑफ वेजेस के सेक्शन 13A के अकॉर्डिंग रजिस्टर और ये कितने टाइम तक रखने सकते हैं? ये रखे जाते हैं लास्ट एंट्री जो होती है ना उसके 3 साल तक। ठीक है, 3 साल तक के रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंसरिंग नोटिस डिस्प्ले मैंडेटेड बाय सेक्शन 12 ऑफ द चाइल्ड एंड एडोलसेंट? अब ये कह रहा है कि चाइल्ड एंड एडोलसेंट के सेक्शन 12 में नोटिस डिस्प्ले करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो इसमें देखो क्या ऑप्शन दिया है, द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल अथॉरिटी, लेकिन मुझे ये आंसर गलत लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को डाउटफुल में डाल दो, ये मैं आपको देख के बता दूंगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि मुझे आंसर गलत लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो सेक्सुअल हरासमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट केस कौन सा लैंडमार्क केस? तो वो था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान।
ठीक है, 1997 में ये केस है, ये इम्पोर्टेंट है। और आपको ना अगर सेक्सुअल हरासमेंट का लेक्चर देखना है तो मैं इसकी वीडियो डाल दूँगी यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में 4 वीक का मैक्सिमम वर्किंग आवर क्या है? तो वो होता है 144 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका हो गया है। अब हमारे सिर्फ 8 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ लीगल एक्शन कैन बी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अंडरटेक? देखो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होती है वो क्या लीगल एक्शन ले सकती है? वो स्यू एंड स्यूड हो सकते हैं, मतलब उस पर कोई केस कर सकता है, वो भी किसी पर केस कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, कामेश्वर प्रसाद केस का प्रिंसिपल किस लिए फेमस है? कामेश्वर प्रसाद का केस का जो वो था ना प्रिंसिपल, वो ये कह रहा था कि जो राइट ऑफ स्ट्राइक है ना वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, देखो यही वाला पार्ट मैंने बहुत जल्दी करवाया, बाकी मैंने सारे बहुत डीपली करवाए थे क्योंकि इसके क्वेश्चन ईजी है इस वाले पार्ट के। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? जो एडॉप्टिव और कमीशनिंग मदर को मैटरनिटी बेनिफिट कितने वीक की मिलती है? तो वो मिलती है 12 वीक की। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट किस पर नहीं पड़ता? तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस पर नहीं पड़ता। अगर देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में लिखा है कि इस पे इतनी वेज दी जाएगी तो वहाँ पे इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट का ओवरराइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखो और ये कह रहा है ईपीएफ एक्ट में इंडस्ट्री कौन से शेड्यूल से लिंक्ड होती है? तो ये तो आपको बे एक्ट पढ़ने पड़ेंगे जब याद होगा। वो होती है, इसमें ये बहुत दिक्कत है, तो वो इंडस्ट्री किससे लिंक होती है? वो होती है एनी इंडस्ट्री एडिट शेड्यूल 2 में एडिट हो और कौन से नोटिफिकेशन में अंडर सेक्शन 4 क्या। ठीक है, तो ये तो बे एक्ट से ही आएगा, पेपर बे एक्ट से ही आता है। देखो सिंपल सी बात है, लेबर लॉ क्लियर करना है तो बे एक्ट पढ़ना सीखना पड़ेगा। बिना बे एक्ट पढ़े किसी नोट से, ठीक है, या फिर किसी थ्योरी से या किसी बुक से पेपर क्लियर नहीं होते। लेबर लॉ के पेपर बे एक्ट से ही क्लियर होते हैं। आप कभी भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखना और क्वेश्चन मैच करना बे एक्ट से। बे एक्ट की एक एक लाइन कॉपी पेस्ट की जाती है, तो ये मैंडेटरी है कि आप बे एक्ट से ही प्रिपरेशन करो। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? मेडिकल एग्जामिनेशन रिफ्यूज कर दिया एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में। ठीक है, एम्प्लॉय कंपनसेशन में मेडिकल एग्जामिनेशन सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग रिफ्यूज कर दिया, तो उसका क्या होगा? तो जिसका कंपनसेशन का राइट है ना एम्प्लॉय का, वो सस्पेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? एडोलसेंट एम्प्लॉय करने पर नोटिस कितने दिन में देना होता है? ठीक है, और जैसे आपने मान लो कोई एडोलसेंट को अपनी फैक्ट्री में रख लिया तो आपको इंस्पेक्टर को नोटिस कितने दिन में देना होगा? तो वो देना होगा आपको 30 दिन में। ठीक है, 30 दिन में नोटिस देना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ। और आपके मैंने 20 × 5 100 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने 99 क्वेश्चन करवाए, सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हो तो कौन कौन से वीडियो मेरे चैनल पर हैं। देखो मैटरनिटी एक्ट है उसमें, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट भी मैंने करवा दिया है, फैक्ट्री एक्ट भी मैंने आधा से ज़्यादा करवा दिया है। ठीक है, और आपका ILO के मैंने MCQ करवा रखे हैं। ठीक है, और बोनस के MCQ मैंने करवा रखे हैं, मिनिमम वेजेस कंप्लीट करवा रखा है, ID एक्ट भी मैंने करवाया हुआ है। ये सारे वीडियोस आप फ्री में देख सकते हो अगर पेड कोर्स नहीं ले सकते। और पेड कोर्स लेना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको और डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा। पर ये वीडियो से भी पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।